हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री, मुगल एम्पायर, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में ये जान चुके हैं कि कैसे फरगना से बाबर को उज़्बेक्स के कारण निकलना पड़ा और उसके बाद किस तरह से 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगलों का साम्राज्य भारत में शुरू हुआ। आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं उसके आगे की कहानी। दोस्तों, आपके इस चैप्टर में ये बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको हम बारी बारी से करके कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हु वर द मुगल्स। पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, मुगल्स कौन थे उसके बारे में आपको बता चुका हूं। वो दो बड़ी ग्रेट लाइनेज से बिलोंग करते थे। तैमूर के परिवार से भी थे फादर साइड से, और गंगीज खान मंगोलियन ट्राइब से बिलोंग करते थे मदर साइड से, लेकिन वो अपने आप को मंगोलियंस कहना पसंद नहीं करते थे। ये सारी बातें हम जिक्र कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना। भारत एक विशाल देश है। ऐसे विशाल देश में जहां पहले से ही बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करती हैं, बहुत सारे राजपूत रूलर्स भी हैं, अफगान रूलर्स भी हैं, ऐसे में इतना आसान नहीं था भारत को अपने पूरे कंट्रोल में लेना। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं, फिर उनके पोते अकबर, और उसके बाद शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब के समय में बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स हुई। एक एक करके इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग 2 रूलर्स के बारे में, बाबर और उनके बेटे हुमायूं के बारे में लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की जाए। बाबर 1494 में इनका जन्म हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। फिर बैटल ऑफ खानवा हुई, राणा सांगा को हराया 1527 में। बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को हराया 1528 में। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा में अफगानों को हराया, और 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ के बाद आगरा में इसकी डेथ हुई, मगर इनकी अस्थियों को, इनका अंतिम समय में इनको काबुल में इनकी कब्र को इनको वहां दफनाया गया, कब्र बनाई गई, टॉम बनाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पे बैठे। बाबर के इन 4 साल के रूलिंग टाइम में इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई, उसका मैं यहां पर आपको जिक्र कर देता हूं। नंबर 1, आजकल बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है अयोध्या में। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। बाबर के ही एक अधिकारी, बाबर के ही आर्मी में, उसी के एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी थे, उनका नाम था मीर बाकी। ये मीर बाकी 1528 में इन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना की। 1528 में चंदेरी की बैटल जीतने के बाद लगभग आगरा से काबुल तक का संपूर्ण एरिया, मालवा का एरिया, गुजरात का कुछ पार्ट और राजस्थान का भी लगभग कुछ पार्ट मुगलों के अधीन में आने के बाद उन्हीं के एक अधिकारी मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था अयोध्या में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाबर ने एक नए किस्म के गार्डनिंग सिस्टम को, यानी बागों का सिस्टम चलाया। आज हम जो रोज गार्डन की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रपति भवन में रोज गार्डन है, तो ये जो गुलाब के फूल के जो बाग होते थे, और वो भी एक अलग पैटर्न जिसको 4 बाग प्रणाली बोलते हैं, 4 बाग स्टाइल बोलते हैं। तो ये 4 बाग स्टाइल क्या होता है? इसमें बीचों बीच ऐसे नहरें निकाली जाती हैं और 1 2 3 4 ऐसे बाग बनाए जाते हैं। तो जब पानी की बीच में से ऐसे धाराएं निकाली जाएं और चारों तरफ बाग बनाए जाए, इसे कहते हैं 4 बाग।
तो ये बाग की जो नया स्टाइल जो था, चार बाग और रोज गार्डन, इसका शुरुआत भी बाबर के समय में ही भारत में हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बाबरी मस्जिद, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए चलते हैं। बाबर की डेथ के बाद 1530 में बाबर की डेथ हो गई, काबुल में उनकी कब्र बनाई गई, उनको वहां दफनाया गया। उसके बाद बाबर के 4 बेटे थे, जिनमें शासन को लेकर के, जिनमें गद्दी को लेकर के आपस में कलेश था। जैसा कि हिंदुस्तान में इनहेरिटेंस की जो प्रथा चलती आ रही थी, उसमें राजा के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होता था राजा का, वो राजा बनता था। ऐसा ही लगभग सभी डायनेस्टीज में ऐसा ही चलता था, सबसे बड़े बेटे को ही राजगद्दी मिलती थी। तो बाबर की मृत्यु के बाद जब बाबर के चारों बेटों में इस तरह का गद्दी को लेकर के, तख्त को लेकर के झगड़ा हुआ, तो हुमायूं ने इस समस्या का समाधान किया और अपने पिता के द्वारा छोड़े हुए प्रशासन को, पूरे एरिया को, पूरे एम्पायर को 4 भागों में डिवाइड किया और अपने चारों भाइयों के साथ अपने बाप द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर कर दिया। इस तरह की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? देखिए, मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ये वाला टॉपिक अभी मैं आपको बताता हूं, ये यहीं कवर हो जाएगा। 2 तरह का सिस्टम होता है, प्रोमिजेनिचर एंड कंपल्सनरी। इसको समझना जरूरी है। जिस साम्राज्य में बड़े पुत्र को गद्दी देने की प्रथा होती है, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है प्राइमोजेनिचर। मतलब जो पहले आया वो पहले पाया, जो बड़ा होगा उसको पहले गद्दी मिलेगी, बाकियों को उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, एज ए गवर्नर या कोर्टिशंस। तो प्राइमोजेनिचर ज्यादातर साम्राज्यों में ही फॉलो होता था, बड़े पुत्रों को गद्दी दिया, उसको कहते हैं प्राइमोजेनिचर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मुगल्स ने कौन से ट्रेडिशन को फॉलो किया, तो मुगल्स ने कंपल्सनरी जो सिस्टम है उसको फॉलो किया। यानी कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को, हुमायूं ने अपने पिता की प्रॉपर्टी को अपने चारों भाइयों में बराबर बांट दिया। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं, इस तरह के ट्रेडिशन को, सिस्टम ऑफ सक्सेशन को बोलते हैं कंपल्सनरी इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमोजेनिचर और कंपल्सनरी, तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर कोई पूछता है कि विच सक्सेशन ट्रेडिशन वाज फॉलोड बाय हुमायूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं कि ही फॉलोड द कंपल्सनरी सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। उसने चारों भाई में, उसके 4 भाइयों का नाम क्या था? देखिए, ये 4 भाई थे, हुमायूं, यानी बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सबसे छोटा हिंदाल था, सबसे बड़ा हुमायूं था। देखिए, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं में कामरान जो था वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवलर था हुमायूं का। सबसे बड़ा दुश्मन जो था हुमायूं को, जो कि गद्दी को पाना चाहता था, वो कामरान था। और अब जब हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शेर शाह सूरी को जब हुमायूं ने हराया, तो उसका साथ कामरान ने शेर शाह सूरी का साथ दिया और हुमायूं को हराने में उसका बहुत बड़ा रोल था। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि हुमायूं ने कंपल्सनरी ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस का यूज करते हुए अपने चारों भाइयों में अपने पिता बाबर की प्रॉपर्टी का बंटवारा किया और दिल्ली आगरा का जो क्षेत्र है, मेन जो सीट थी, वो अपने पास रखी। ठीक है, हुमायूं अपने पिता की मृत्यु के बाद 1530 में राजा बना और 1539 तक बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां हुमायूं के समय में होती रही और प्रशासन चलता रहा। परंतु 1539 में एक अफगान बादशाह, अफगान रूलर, ये एक अफगान था जाति से, इसका नाम था शेर खान। इसका असल नाम शेर खान था। वैसे इसका असल नाम तो फरीद था, बचपन का इसका नाम फरीद था, लेकिन एक शेर को मार देने कारण बिहार के उस समय के नवाब ने इनको शेर खान की उपाधि से नवाजा था। तो ये जो फरीद खान था, वो शेर खान हुआ और हुमायूं के हराने के बाद वो शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया।
परंतु अभी हुमायूं पूर्णतः पराजित नहीं हुआ था। अभी भी दिल्ली और आगरा में हुमायूं का रूल था। बहुत सारे एरिया को शेरशाह सूरी ने कैप्चर कर दिया। फिर कामरान, जो हुमायूं के भाई थे कामरान, उनकी सहायता से बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में दोबारा से हुमायूं पर हमला किया शेरशाह सूरी ने, और इस तरीके से उसको भारत से भगा दिया। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया एंड इन दिस वे 1539 में भारत में कुछ समय के लिए, 15 साल के लिए, 1540 से 1555 तक 15 साल के लिए ये जो समय है, यहां मुगल डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में सूर डायनेस्टी ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। परंतु 5 साल के बाद 1545 में शेरशाह सूरी की भी डेथ हो गई एक हादसे में। कालिंजर के घेरे में, कालिंजर एक जगह का नाम है, वहां वो अपना बेड़ा डाले हुआ था लड़ाई के लिए और अपने जो हथियारों का मुआयना कर रहा था, तो एक बम फट जाने से एक्सीडेंट में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे गद्दी बैठे, उसके बाद उनके पोते सिकंदर सूरी। इस दौरान जब हुमायूं को ये 15 साल का समय हुमायूं के लिए बहुत भारी गुजरा, 1540 में वो यहां से हिंदुस्तान को छोड़ के उसे जाना पड़ा, और ऐसे में उसने ईरान के बादशाह सफाविद डायनेस्टी के रूलर तमस्प शाह से मदद मांगी। तो ईरान के बादशाह, ईरानियन डायनेस्टी, ईरानियन एम्पायर के बादशाह, जो डायनेस्टी थी उसका नाम था सफाविद वंश, सफाविद डायनेस्टी, उसके राजा का नाम था तमस्प शाह। तो तमस्प शाह के यहां उसने शरण ली और वहां अपना बाकी का समय अपने परिवार को लेकर के वहां पे एज ए शेल्टर वहां पर उन्होंने लिया, और वहां पर रह करके अपना पूरा बाकी 15 साल उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इसी दौरान जिस समय हुमायूं इन प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो अपने ही छोटे भाई हिंदाल मिर्जा के धार्मिक गुरु, हिंदाल मिर्जा के धार्मिक गुरु शेख अली अकबर जामी, शेख अली अकबर जामी की बेटी, अपने छोटे भाई हिंदाल मिर्जा के जो ट्रेनर थे, जो गुरु थे, रिलीजियस गुरु थे, शेख अली अकबर जामी, हुमायूं को उनकी बेटी हमीदा बानो बेगम से उन्होंने निकाह किया। 1542 में, 1542 में अपने ही छोटे भाई हिंदाल मिर्जा के रिलीजियस गुरु शेख अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम, मैं इनका जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं, वैसे तो इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन हमीदा बानो बेगम एक खास महिला है, क्योंकि इन्होंने ही अगला भारत का बादशाह अकबर को जन्म दिया। हमीदा बानो बेगम 1542 में हुमायूं से इनकी शादी हुई, और अगले साल 1543 में अकबर का जन्म हुआ। 1555 में ईरानियन डायनेस्टी, सफाविद एम्पायर, सफाविद डायनेस्टी के राजा तमस्क की सहायता से हुमायूं ने 1555 में, जब उनको पता चला कि अब सिकंदर सूरी के टाइम पर भारत का जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है वो इंस्टेबिलिटी के टाइम से निकल रहा है और अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो इस मौके का फायदा उठा करके हुमायूं ने फिर भारत पर हमला किया और 1555 में दोबारा से मुगल डायनेस्टी की नींव भारत में डाल दी। परंतु इस जीत के बाद भी हुमायूं ज्यादा समय तक भारत पर रूल नहीं कर पाया। यहीं दिल्ली में उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, एक पुस्तकालय बनवाया था। उनको पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो एक दिन वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस हादसे में हुमायूं की डेथ हो गई 1556 में। जिस समय इनकी डेथ हुई उस समय अकबर मात्र 13 साल का बच्चा था। अब इतना छोटा बच्चा इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाले, चारों तरफ उनके दुश्मन थे। ऐसे में एक बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल अधिकारी जिनका नाम था बैराम खान,
बैरम खान अकबर का गार्जियन बना, मिलिट्री गार्जियन बना, पॉलिटिकल गार्जियन बना, एडवाइजर बना, जिसे कहा जाता है रीजेंट। सो हु बिकेम द रीजेंट ऑफ अकबर आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं? बैरम खान। तो अकबर को राजा घोषित किया गया और बैरम खान ने सारे प्रशासन को संभाला और बाकी की जो कैंपेन्स हैं, अकबर के बिहाफ पर जो कैंपेन्स थी, उनको आगे कंडक्ट किया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इस समय यह सिर्फ कलानौर के आसपास का क्षेत्र, कलानौर के आसपास के क्षेत्र में अकबर मौजूद था। वहां इनका राज्याभिषेक किया गया और इनको राजा घोषित किया गया। लेकिन दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में दूसरे लोगों का अधिकार ना हो जाए, इसलिए ये वहां से फिर दिल्ली के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये वहां से चले, पानीपत के, हरियाणा के पानीपत के मैदान में इनका सामना एक और हिंदू बादशाह से हुआ। उस समय हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दोबारा से मुगल डायनेस्टी को भारत से निकाल फेंकने की और हिंदुस्तान में दोबारा से हिंदू साम्राज्य की नींव डालने का प्रण धारण किया और अकबर से टकरा गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमचंद्र विक्रमादित्य का सामना हुआ अकबर की सेना से, यूं कहें बैरम खान की सेना से, लेकिन जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हुई। अगर हेमचंद्र विक्रमादित्य जीत जाता तो शायद उसके बाद से ही भारत पर दोबारा से हिंदू साम्राज्य स्थापित हो जाता, परंतु भाग्य ने हेमचंद्र विक्रमादित्य का साथ नहीं दिया और उसके विपरीत अकबर बादशाह विजयी घोषित हुआ। इसके बाद एक के बाद एक बैरम खान की मदद से अकबर ने बहुत सारी सैन्य कार्रवाई की और वह आने वाले समय में सभी मुगल बादशाहों में सबसे फेमस रूलर और सबसे प्रशासन में सबसे शानदार रूलर घोषित हुआ। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह का ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन जो है हुमायूं ने अडॉप्ट किया, तो कोपेशनरी सिस्टम को अडॉप्ट किया। हमने पढ़ा बाबर की कुछ कैंपेन्स के बारे में पढ़ा और हुमायूं की कैंपेन्स के बारे में पढ़ा, कैसे शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया और कैसे ईरानियन सफाविद डायनेस्टी के रूलर तमस की सहायता से हुमायूं दोबारा से भारत की साम्राज्य पर अधिकार कर पाया। और हमने पढ़ा हमीदा बानो बेगम से 1542 में कैसे हुमायूं की शादी हुई और अकबर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में इतना काफ़ी है। आगे के किस्सों में हम पढ़ेंगे अकबर और आगे के सक्सेसर्स। थैंक यू सो मच।